नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ में। दोस्तों देखिए, किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसी को ध्यान में रखकर आज का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। चाहे वो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो, या फिर देखिए पियाजे हो, वाइगोत्स्की हो, या फिर कोहलबर्ग हो, इन सभी से संबंधित प्रश्न हमने इस प्रैक्टिस सेट में समाहित किए हैं। तो आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखते चलना है और साथ में कमेंट जरूर करते चलना है, क्योंकि देखिए कमेंट करते चलेंगे तो सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहीं पर समझ सकेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यदि आप इस वीडियो से संबंधित यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का पूरा ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं या बन सकते हैं, इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, प्याजे से संबंधित पहला प्रश्न बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर यह है। बिल्कुल कमेंट करें सभी बच्चे, क्या होगा आंसर। तो देखिए यहां पर प्रश्न है, कह रहा है कि एक साइकिल में जाते हुए बच्चा अपनी बहन से कहता है कि साइकिल को तेज चलाओ, हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यह कह रहा है कि किस समझ को प्रदर्शित कर रहा है, बताना है आपको। ऑप्शन पहला कह रहा है कि प्रतीकात्मक विचार को, दूसरा कह रहा है कि अहम केंद्रित विचार को, या फिर कार्य कारण समझ को, और चौथा कह रहा है कि बेपर्याय चिंतन को। तो चलिए कमेंट कीजिएगा। तो समझिएगा यहां पर देखिए ऑप्शन हमारा तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोई बच्चा अपनी बहन से कह रहा है कि साइकिल तेज चलाओ। वो समझ रहा है कि यदि साइकिल को तेज चलाया जाएगा तो उस स्थान पर हम जल्दी पहुंच सकते हैं। बच्चा समझ रहा है कि यदि कार को तेज किया जाएगा, कार्य किया जाएगा सही तरीके से, तो जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये क्या है, कार्य कारण स्थापित करना, कार्य कारण की समझ बच्चे में आ जाती है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा तीसरा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि कार्य कारण समझ आपको पियाजे की किस अवस्था में देखने को मिल सकती है। तो याद रखना है, देखिए जीन पियाजे के द्वारा बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से देखिए जो चौथी अवस्था है उनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा कार्य कारण समझ को समझने लगता है। कार्य कारण की समझ किस अवस्था में देखने को मिलेगी आपको, वो आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए यहां पर दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि भैया अहम केंद्रित विचार, यह भी पियाजे का ही शब्द है और भाई सीटेट में ना जाने कितने बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है। देखिए अहम केंद्रित विचार होता क्या है, समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है और मैं पहले आपको यहां पर उदाहरण दूंगा, इसके बाद में इसका नियम बताऊंगा, ठीक है। तो उदाहरण से समझिएगा, क्योंकि आप उदाहरण समझ जाएंगे तो नियम तो अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएगा। तो समझिएगा, देखिए आपके पास में मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है और आप उसको क्या है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, समझिए, ठीक है। 2 बच्चे बैठे हुए हैं, इस प्रकार से समझिएगा। और आप क्या है, बहुत सारी चॉकलेट लेकर आए और आपने किसी एक बच्चे को दे दी, तो वो चॉकलेट को बांटेगा नहीं दोनों बच्चों में, वो साझा करके नहीं लेगा। वो सिर्फ जितनी भी चॉकलेट है वो अपने पास ही रख लेगा, सभी चॉकलेट को दूसरे बच्चे को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बच्चा समझता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सबके विचार हैं इस बारे में। बच्चा सोचने लगता है कि किसी भी वस्तु के बारे में जो मैं सोच रहा हूं वही जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आसपास मेरे व्यक्ति हैं, वो सभी सोच रहे हैं। वो सोचता है कि सभी सोच रहे हैं कि पूरी चॉकलेट इसी को दे दो, इसी को दी है तो यही खा लेगा। तो समझिएगा इसको कि अहम केंद्रित विचार का यहां पर क्या मतलब है कि बच्चे में क्या होता है कि वो अपने जो उसके खुद के विचार हैं वही समझता है। वो समझता है कि सब कोई भी मतलब इस वस्तु के बारे में जो मैं सोच रहा हूं वही सब सोच रहे हैं। तो ये होता है अहम केंद्रिता का गुण, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आज के, सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलिएगा, क्योंकि देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जा रहे हैं, इसी को ध्यान में रख करके ये सभी प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। तो बिल्कुल देखिए धीरे धीरे से हम यहां पर सभी प्रश्नों को समझते चलेंगे, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
चलिए, ऑप्शन पहला कह रहा है कि जन्म पूर्व अवस्था, दूसरा कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा कह रहा है किशोरावस्था, या फिर वयस्क अवस्था। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा भैया कि आंसर क्या होगा इसका सही। तो देखिए कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा चरण सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो देखिए ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। क्यों है, देखिए यदि इस प्रश्न में शैशवावस्था दिया होता, शैशवावस्था, तो ये हमारा ज्यादा अच्छा यहां पर आंसर होता। अब देखिए शैशवावस्था नहीं दिया गया है, तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसका समय माना जाता है 3 से 6 वर्ष। किशोरावस्था का समय माना जाता है 12 से 18 वर्ष की अवधि। और जो देखिए जन्म पूर्व अवस्था में क्या कोई बच्चा भाषा सीख सकता है? अरे जब बच्चा धरती पे ही नहीं आया है बेटा, तो कैसे भाषा सीखेगा? क्या गर्भ में ही सीख लेगा? नहीं सीखेगा ना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन हमारा दूसरे के साथ में सही आंसर चला जाएगा। देखिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो भाषा अर्जन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि जिज्ञासा आपको किस अवस्था में देखने को मिलेगी बच्चे में, सबसे ज्यादा जिज्ञासा यदि आप देखना चाहते हैं तो बच्चा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें आपको जिज्ञासा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दूसरा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छे, सभी बच्चे कमेंट करते चलें। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। तो देखिए बताना है आपको कि एक रचनावादी कक्षा में गुरुजी और छात्रों की क्या भूमिका होती है, बताइएगा, सही आंसर बताइएगा क्या होगा। कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। भैया एक बात बताइएगा, जब शिक्षक, गुरुजी और विद्यार्थी दोनों पैर पसार कर सो रहे होंगे तो क्या शिक्षण होगा? वहां पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होगी? क्या सुचारू रूप से चलेगी? बच्चा कुछ सीख पाएगा कक्षा में? नहीं सीख पाएगा ना। तो एनर्जेटिक होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए शिक्षक को और विद्यार्थी को। तो ये तो भैया वैसे ही देखते ही हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। अध्यापक कह रहे हैं हमारा पढ़ाने का मन ही नहीं है, ठीक है, और छात्र क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं, पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, पर गुरुजी को पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, शिक्षण अधिगम, सीखना और सिखाना सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तीसरा कह रहा है कि अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हो। एक बात बताइएगा, जब अध्यापक पढ़ा रहा हो और छात्र सीखने के लिए तत्पर हो तो क्या अधिगम सुचारू रूप से चलेगा? जी हां, बिल्कुल चलेगा। तो देखिए ऑप्शन यहां पर तीसरा हमारा सही आंसर चला जाएगा। जब अध्यापक और दोनों क्रियाशील हो तो सबसे अच्छा अधिगम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए देखिए चौथा कह रहा है कि अध्यापक क्रियाशील हो परंतु छात्र निष्क्रिय हो, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए बच्चों बहुत अच्छे तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो आपको देखिए बताना है कि कौन सी एक विशेषता यहां पर प्रगतिशील कक्षा के बारे में दी गई है। तो देखिए प्रगतिशील कक्षा आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए कमेंट जरूर करें कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है कि शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती हो, तो बिल्कुल देखिए गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की भागीदारी भैया न्यूनतम नहीं अधिकतम होनी चाहिए, तो यहां पर दूसरा भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता हो, बिल्कुल ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय हो, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए प्रगतिशील कक्षा क्या होती है पहले समझिएगा। ऐसी कक्षा जहां पर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर उपलब्ध हो, ठीक है, तो ऐसी कक्षा प्रगतिशील कक्षा कहलाती है। यदि आपसे पूछता है कि प्रगतिशील कक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो इसको याद रखना है जॉन डीवी को। भैया जॉन डीवी को प्रगतिशील कक्षा का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और यदि देखिए यहां पर एक और यदि आपसे पूछता है कि बाल केंद्रित कक्षा का जनक किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा रूसो, प्रगतिवादी रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक बोला जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सभी बच्चे कमेंट जरूर करते चलें। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि रिया कक्षा पिकनिक तय करते हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। तो यह सहपाठी विरोध
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कह रहा है कि विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, प्रतिक्रिया या फिर नैतिकता। तो देखिए ऑप्शन यहां पर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा विषमांग नैतिकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल मैं पहले से ही आपको इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर चलिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा सीटेट में भाई, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो देखिए यहां पर जो कह रहा है कि जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, यहां पर कुछ उसके प्रकार दिए गए हैं, तो कह रहा है कि कौन सा प्रकार यहां पर मेल नहीं खाता है। तो देखिए कह रहा है कि यहां पर एक प्रकार दिया गया है, कह रहा है कि भाषिक बुद्धि लेखपाल में पाई जाती है, कह रहा है कि स्थानिक बुद्धि वास्तुकार में देखने को मिलेगी आपको, कह रहा है कि शारीरिक बुद्धि गायक में देखने को मिलेगी, कह रहा है कि प्राकृतिक बुद्धि शिक्षक में देखने को मिलेगी। तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए ऑप्शन दूसरा हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि जो स्थानिक बुद्धि है वो किस में देखने को मिलेगी? एक आपको वास्तुकार में देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए नाविक हो गया, जो नाव चलाते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए जो चित्रकार होते हैं उनमें भी आपको स्थानिक बुद्धि देखने को मिलेगी। अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको याद रखना है, इसको समझिएगा। देखिए हार्वर्ड गार्डनर पहले तो अपने आप में यहां पर देखिए प्रश्न ही यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा है, देखिए यहां पर समझिएगा, कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो देखिए ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, कि पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है, या फिर पूछता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो भैया किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। और इसी से मिलता जुलता एक कंफ्यूजन पैदा करता है आपको ये प्रश्न, पूछता है कि बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए थॉर्नडाइक के द्वारा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया जाता है, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत लगाकर आ जाते हैं। तो देखिए अंतर समझिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा और बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अब हमको देखिए समझना है यहां पर कि जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है, और इनके द्वारा 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं। कितनी प्रकार की? 7 प्रकार की, जिसमें से देखिए पहली बुद्धि है भाषिक बुद्धि, जो किसमें पाई जाती है? लेखक हो गया, कवि हो गए, इसके अलावा देखिए नेता हो गए जिनमें ज्यादा बोलने की क्षमता है। ऐसी बुद्धि किसमें देखने को मिलेगी? आपको भाषिक बुद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, स्थानिक बुद्धि की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जो चित्रकारी करते हैं, जो नाविक हो गए, वास्तुकार हो गए, इन सभी में आपको स्थानिक बुद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है वो है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें से देखिए किसमें पाई जाती है ये? तो देखिए वैज्ञानिक हो गए, और इसके अलावा गणितज्ञ हो गए, इन सभी में आपको तार्किक गणितीय बुद्धि देखने को मिलेगी। अगला है शारीरिक गति की बुद्धि। शारीरिक गति की बुद्धि किसमें देखने को मिलेगी आपको? जैसे देखिए जो डांस करने वाले होते हैं, जो नचनिया वगैरह होती हैं, उनमें आपको शारीरिक गति की बुद्धि पाई जाती है, जिसमें क्या है? शारीरिक गति पर नियंत्रण की क्षमता पाई जाती है उनमें। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रकार है वो है व्यक्तिक आत्मबुद्धि, खुद की क्षमताओं का आकलन करने की क्षमता क्या कहलाती है? व्यक्तिक आत्मबुद्धि। और अगला जो छठवां प्रकार है वो है व्यक्तिक पर बुद्धि, दूसरों के व्यवहारों को समझना, व्यक्तिक पर बुद्धि कहलाता है। संगीत बुद्धि, जिसमें देखिए संगीत बुद्धि किसमें आपको देखने को मिलेगी? तो संगीत बुद्धि आपको देखने को मिलेगी गायक हो गया। ठीक है, तो ये 7 प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए हैं, बहुबुद्धि के सिद्धांत में 7 प्रकार बताए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं प्रकारों से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैंने जो अभी 29 दिसंबर को हुआ है आपका पेपर, 28 दिसंबर को हुआ है, और 30 दिसंबर को जो पेपर हुआ है, मैंने उसका देखिए एनालिसिस किया है। तो उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उससे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 2-4 प्रश्न रखे हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान से जरूर देखिएगा प्रश्न को। और यदि आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ मिले पूरा पढ़ने के लिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। दूसरा कह रहा है कि विद्यालयों को
विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। और तीसरा कह रहा है कि द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो देखिए ऑप्शन यहां पर तीसरा हमारा सही आंसर चला जाएगा। जो देखिए बहुभाषा कक्षा होती है वो बच्चों को सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करती है, ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करती है, जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो ऑप्शन यहां पर तीसरा हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य क्या कहलाता है? बिल्कुल वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। यदि ये प्रश्न आप समझेंगे नहीं तो जरूर आप 1 नंबर गंवा कर आएंगे अपने एग्जाम में। तो बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है आपको, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ना जाने कितने बार आपके सीटेट में यह प्रश्न बन चुका है, तो समझिएगा इसको। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसकी आत्म केंद्रितता को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। तीसरा कह रहा है कि उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। और जो चौथा कह रहा है कि उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा, देखिए लेव वाइगोस्की के द्वारा एक शब्द दिया गया है जिसको बोलते हैं निजी वाक, या फिर जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। तो देखिए निजी वाक या व्यक्तिगत वार्ता होता क्या है पहले समझिएगा। देखिए जब कोई बच्चा अपने आप से बातें करके कोई तर्क का निर्धारण करते हैं, किसी सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? व्यक्तिगत वाक बोला जाता है। जब कोई बच्चा मान लीजिए खुद से बातें करता है और खुद से, आपने देखा होगा कई बार बच्चे अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं, देखिए समझिएगा, मान लीजिए आपने कोई खिलौना दे दिया बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा? वो खुद से बातें करेगा और बोलेगा ये घोड़ा यहां पर चल, तू ये घोड़ा वहां पर चल, तू तेज भागेगा तो गिर जाएगा, तू धीमे भागेगा तो पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए तेज भागना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें सुनी होंगी आपने। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद से बातें करते हैं और खुद से बातें करके उस तर्क का निर्धारण करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं, या फिर जिसको निजी वॉक बोला जाता है। तो ये शब्द बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। तो ऐसे उदाहरण को भैया एक आद्य रूप कहा जाता है। तो ऑप्शन यहां पर तीसरे के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, चलिए कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। चलिए यह प्रश्न देखिए कठिन नहीं है, और बहुत सारे में देखिए, यदि आपने प्रैक्टिस सेट मेरे ज्वाइन किए हैं सीडीपी के, तो बहुत सारे यहां से मैं प्रश्न ले चुका हूं। तो बिल्कुल देखिए बहुत बार मैंने आपको समझाया, तो बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका। कह रहा है कि किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? तो कह रहा है शैशवावस्था के दौरान, प्रारंभिक बचपन के दौरान, मध्य बचपन के दौरान, या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो किशोरावस्था है उसमें बच्चे में अमूर्त रूप से किसी भी वस्तु के विषय में चिंतन करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्याजे की अवस्था को याद कीजिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वही तो किशोरावस्था है। उसी में बच्चा क्या करता है? उसमें अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन करने लगता है। तो देखिए प्याजे आपको मैंने कई बार समझाया है, तो बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनक गामक स्तर, और जो चौथा कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो देखिए ऑप्शन तीसरा हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जब बच्चे आंख, कान के माध्यम से सोचते हैं तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरे ऑप्शन के साथ में सही आंसर हो जाएगा। देखिए इंद्रियों के माध्यम से सोचते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए कह रहा है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समझिएगा इसको। देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था व्यक्तिगत वार्ता, तो उसी से मिलता जुलता यह प्रश्न है
थोड़ा सा घुमा फिरा कर यह प्रश्न दिया गया है। देखिए कह रहा है कि एक जो बच्ची है 5 साल की, वो सीटेट को तय करते हुए अपने आप से बातें करती है, तो इसको क्या बोला जाएगा? कह रहा है कि जीन पियाजे की व्याख्या सामाजिक अननोन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। दूसरा कह रहा है कि देखिए जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। तीसरा कह रहा है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। और जो चौथा कह रहा है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा मानेगा और लेव वाइगोस्की इसको क्या बोलेगा? व्यक्तिगत वॉक, या जिसको बोलते हैं हम निजी वार्ता या फिर निजी भाषा बोलते हैं जिसको। तो देखिए ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको अहम केंद्रित भी बताया है और व्यक्तिगत वार्ता भी बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर चौथा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चों के अधगम पर कक्षा के वातावरण पर काफी प्रभाव पड़ता है, तो वह अधगम को समझने पर जोर दें। तो कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? कह रहा है कि प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक या फिर व्यक्तिपरक, अध्यापक प्रधान या फिर सहकारात्मक और सहयोगात्मक। तो देखिए ऐसा वातावरण जिसमें क्या है, बच्चे साथ में रहकर, ठीक है, साथ में रहकर सहयोग के साथ में काम करें, तो यही क्या हो जाएगा, सीखने के लिए, बच्चों को अधगम को समझने के लिए जोर दे सकता है। तो ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बेनी आह फिलाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? तो आपको देखिए यहां पर एक अध्यापिका है, वो क्या करती हैं कि विद्यार्थियों को सिखाने के लिए ये ट्रिक है, उनके द्वारा इस ट्रिक के माध्यम से वो समझाना चाहती हैं कि वेनी आ पिलाला। तो देखिए जो ट्रिक है रंगों के समझने के लिए, तो किसके लिए है? स्मरण उपकारी। तो ऑप्शन यहां पर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वो क्या है, ट्रिक के माध्यम से बच्चों को वो जो कलर दिए गए हैं इंद्रधनुष में उसको समझाना चाहती हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन अच्छा हो? चलिए कह रहा है कि देखिए शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा कह रहा है कि सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। और चौथा कह रहा है योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए। तो देखिए ऑप्शन यहां पर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए यहां पर देखिए कुछ यहां पर सृजनात्मकता के बारे में यहां पर कथन दिए गए हैं और इन्हीं कथनों के आधार पर आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कह रहा है कि कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। दूसरा कह रहा है कि विचार मंथन पर बल देना। तो देखिए यहां पर पहला हमारा सही हो जाएगा। जो सृजनात्मकता में कौन कौन सी चीजें सहायक होंगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। जैसे देखिए कल्पनाशील जो उत्तर होंगे उसके माध्यम से क्या होगी, सृजनात्मकता में सहायक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विचार मंथन पर बल देना, यह भी सहायक होगी। कह रहा है कि अभिसारी चिंतन पर बल देना, तो यह गलत हो जाएगा। यदि यहां पर होता कि अभिसारी चिंतन, अभिसारी, देखिए जो अभिसारी चिंतन है वो अपने आप में एक संकीर्ण चिंतन है जो चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है, विचार प्रक्रिया इसमें ज्यादा नहीं होती है, तो ऐसा चिंतन अभिसारी चिंतन कहलाता है। तो यह सृजनात्मकता में सहायक नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि सहमति के प्रति सहनशीलता, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में पहला हो, दूसरा हो और चौथा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहां पर चौथे के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए बहुत अच्छे तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो देखिए एनसीएफ 2005 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि एनसीएफ 2005 की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं कि ताकि आपका देखिए एक भी प्रश्न ना छूट पाए आपके एग्जाम में, तो यदि आप इस एनसीएफ की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरा एनसीएफ वहां पर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, तो वहां पर जाकर आप पूरा एनसीएफ पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है।
चलिए तो देखिए यहां पर कुछ हमारे कथन दिए गए हैं ABCD, और इसके बाद में आपको सही ऑप्शन का इसका चुनाव करना है। तो कह रहा है कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो NCF 2005 है वो क्या है, रटने को नहीं कह रहा अभी है, जो रटने की प्रवृत्ति है उसको क्या करता है, हतोत्साहित करता है, तो यह भी सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाना, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी कह रहा है कि वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर, तो देखिए परिभाषाओं याद करने पर, पहले यहां पर जो NCF है वो क्या है, रटने की प्रवृत्ति को क्या कर रहा है, नकार रहा है, ये रटने को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में ए हो और सी हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में ए और सी दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न थे आज के, और देखिए एक एनालिसिस करने के बाद में ये आपको प्रैक्टिस सेट प्रदान किया गया है, आपके लिए बनाया गया है। तो बिल्कुल देखिए यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट आज का प्रैक्टिस सेट था, किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसी को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया था। तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने यहां पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।